Now in today lecture, some important point of alkyne. First या लास्ट में आप लिखो ऑक्सीडेटिव हाइड्रोबोरेशन. ऑक्सीडेटिव हाइड्रोबोरेशन. हाइड्रोबोरेशन. ऑक्सीडेटिव हाइड्रोबोरेशन. इसमें हम लिखेंगे सिमिलर to alkene, alkyne also react with diborane in the presence of THF. To give different product. ठीक है. RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस BH3 और B2S6, यहां है THF. जो इंटरमीडिएट में बनता है RCH डबल बॉन्ड CH बोरॉन फुल थ्राइस. अगर हम यहां H2O2 मिला दे तो ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH और यहां हो जाएगा OH. अगर हम यहां H प्लस का प्रोटोनेशन करवा दे अगर हम यहां H प्लस का प्रोटोनेशन करवाएंगे तो RCH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. अगर हम यहां NaOH ले और AgNO3 ले, ये कपलिंग रिएजेंट है, इसको कपलिंग कर देगा और ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH, यहां से एक जुड़ेगा और ये CH और ये R. दिस वन इज कपलिंग रिएजेंट. ठीक है. तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि जैसा हम रिएक्शन आपको एल्कीन में बताए थे, यहाँ मैकेनिज्म में बताने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं. एल्कीन और एल्काइन में सेम टू सेम रिएक्शन जाता है. सिमिलर टू एल्कीन, एल्काइन ऑल्सो रिएक्ट विथ डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ THF. ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है. ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, तो ये इनके साथ अटैच होता है. ठीक है. तो इसी को हम देख लेते हैं. ये अटैच होता है तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और हाइड्रोजन प्लस पे आके अटैच हो जाता है. तो याद रखना, अगर यहाँ BD3 है तो यहां पर उसके बदले D आएगा. इस चीज में ध्यान रखना. अगर BH3 के बदले BD3 है तो जब ये इस पे अटैक करता है, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा जब बॉन्ड टूटेगा तब. तो ये इसको वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और ये इसको इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा. जब डोनेट करेगा तो एक हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा तो ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा, बोरॉन वाला, और वो जाके यहां अटैच हो जाएगा. ठीक है. तो याद रखना, ये जो हाइड्रोजन यहां से निकलता है वो जाके यहां अटैच होता है. तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो एक अटैचमेंट होगा, दो हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा तो दो अटैचमेंट होगा, तीसरा हाइड्रोजन निकलेगा तो तीसरा ये ग्रुप का अटैचमेंट होगा. इस तरह से थ्राइस ये बन जाएगा हमारा इंटरमीडिएट में. अब यहां से आगे हम रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेंगे. अगर हमें प्रोटोनेशन करवाना है
इस बॉन्ड को तोड़ देंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, हमारा प्रोटोनेशन हो गया। अगर हम यहाँ से H2O2 का रिएक्शन करवाते हैं तो ये OH का अटैक करवाएगा एंटी मार्कोनिक पे, OH का अटैक करवाएगा एंटी मार्कोनिक पे। अच्छा, ये जो रिएजेंट है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, NaOH और AgNO3 ये कपलिंग रिएजेंट है। इस रिएजेंट का विशेषता ये है कि ये कपलिंग कर देता है, दोनों को कपल बना देगा। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट से एक पार्ट और जोड़ देगा, ये कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोबोरेशन का हम रिएक्शन करते हैं, तो लिख लेना, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और हमने रिएक्शन एल्कीन में भी पढ़ा था, सेम टू सेम, जिसको राइट डाउन कर लेना। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, जब यहां पर डबल बॉन्ड पे OH है, डबल बॉन्ड पे OH है, तो क्या हो जाएगा, ये टोटोमेरिज्म हो जाएगा। डबल बॉन्ड पे OH है तो ये इनॉल फॉर्म है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड यहां लग जाएगा, हाइड्रोजन यहां चला आएगा, RC, और हाइड्रोजन यहां चला आएगा और डबल बॉन्ड यहां लग जाएगा, यानी कि इनॉल फॉर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटो फॉर्म, ये टोटोमराइज हो गया। तो कहीं ना कहीं हम इसको ऑक्सीडेटिव बोलने का पर्पस क्या है हमारा, इस कंपाउंड में एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया है, यहां से अल्कोहल से ले जाके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये यहां से रिएक्शन को अगर H2O2 से कराते हैं आगे रिएक्शन, यानी BH3 मिले और H2O2 मिले, तो आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे उसको। बाकी नॉर्मल ऐसे ही रहेगा। दो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया हूं, वो ऑक्सीडेटिव का पार्ट नहीं है, ठीक है, लिख लिए होगे। अब एक दो नोट डाल के लिख लेना, क्योंकि हम लास्ट टाइम क्या पढ़ा रहे थे, ऑक्सीडेशन। तो हमने पढ़ाया था आपको हॉट और कंसंट्रेटेड KMnO4 से पढ़ाया था, ठीक है, और फिर हमने BH3 से पढ़ाया, डाइबोरेन से पढ़ाया। तो एक दो पॉइंट और नोट डाल के लिख लेना आप, व्हेन क्रोमिक एसिड, व्हेन क्रोमिक एसिड, नोट डाल के लिखना, व्हेन क्रोमिक एसिड, व्हेन क्रोमिक एसिड K2Cl2O7, K2Cl2O7 प्लस H2SO4 एसिडिक मीडियम में, प्लस H2SO4, व्हेन क्रोमिक एसिड। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि हॉट कंसंट्रेटेड KMnO की तरह काम करता है। एसिटिलाइन, एसिटाइलिन गिव एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड और H है, और हम यहाँ पर अगर H2O और थोड़ा सा डाइल्यूट, थोड़ा सा ये वाटर है इसमें, और यहाँ से हमने ऑक्सीडाइज कर दिया, और यहाँ हमने लिखा K2Cl2O7 प्लस H2SO4। ये कैसा ट्रीट करता है, हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 के बराबर ये ट्रीट होता है इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कैसे बनाएंगे इसका, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3COOH में, CH3COOH में, गिव एसिटिक एसिड, गिव एसिटिक एसिड, गिव एसिटिक एसिड, गिव एसिटिक एसिड। लिख लिए इसको,
निकिता। नेक्स्ट है साइक्लिक पोलीमराइजेशन। साइक्लिक पोलीमराइजेशन, साइक्लिक पोलीमराइजेशन, ठीक है। लिखेंगे एल्काइन, एल्काइन गिव एरोमेटिक कंपाउंड, एल्काइन गिव एरोमेटिक कंपाउंड, एल्काइन गिव एरोमेटिक कंपाउंड when their vapor, when their vapor are passed over red hot copper, red hot copper और आयरन ट्यूब, और आयरन ट्यूब, जैसे 3 टाइम्स C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हम यहां लिखे रेड हॉट Cu और आयरन ट्यूब, और यहां पर हम लिखे 500 डिग्री सेल्सियस, तो हमें डायरेक्ट याद रखेंगे ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप याद रखोगे, क्योंकि इसके बाद आगे रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है वो, क्योंकि आगे हम जब बेंजीन पढ़ेंगे तो यहां से रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर देगा वो, ठीक है। अगर मान लो ऐसा रहा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये 3 टाइम्स है और सेम टू सेम रिएजेंट है, तो ये 1 2 3 सॉरी 1 3 और ये 6 सॉरी 1 2 3 4 5 CH3 1, 3, 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम है मिसिटाइलिन, मिसिटाइलिन। ये दोनों आप याद रखोगे, ये दोनों आप याद रखोगे। एसिटिलीन, जब हम रेड हॉट कॉपर या कार्बन आयरन के ट्यूब से पास करेंगे तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही दोनों याद रखना है सर, बाकी एक और लगा देंगे तो क्या होगा, बाकी यही दोनों याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट हम ये ज्यादा विशेष याद रखना, क्योंकि इसके बाद आगे प्रोसीड कर सकता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब हम बेंजीन में पढ़ेंगे इसके आगे वो बना सकता है, ठीक है। इस रिएक्शन को आप याद रखोगे डायरेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर यहां पर HC ट्रिपल बॉन्ड CH अगर लेता है और यहां पर कॉपर नहीं लेके NiCN होल ट्वाइस लेता है और THF सॉल्वेंट लेता है हाई प्रेशर पे, ठीक है, तो ये 8 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 8 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। अब मुझे बताओ ये 8 मेंबर रिंग एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? ये 8 मेंबर रिंग एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? ये 8 एरोमेटिक सोहम, श्रेयस माली नॉन एरोमेटिक, सिद्धार्थ एंटी एरोमेटिक, हर्षल एरोमेटिक और सौरभ एंटी एरोमेटिक, ठीक है। सबका आंसर ठीक है, तो सब तुम लोग पढ़े हो, करते रहो एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक। कितना उसको मैंने एग्जाम्पल दे के बताया था। ये 8 मेंबर रिंग है और यहां पर पहला चीज तो ये है कि साइकिल है, साइक्लिक है,
कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में है मतलब रिजोनेंस हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन। 8 का मतलब हमें बोलना चाहिए एंटी एरोमेटिक। इतना अगर सोच के बना रहे होगे ये बिल्कुल कंसेप्ट गलत है। क्यों गलत है? तो ये जो रिंग होता है, ये जो 8 मेंबर रिंग होता है एक्चुअली बोट शेप का होता है। डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, ये ऐसा बोट शेप का होता है। और ये बोट शेप के होने की वजह से ये नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर होता है। और नॉन प्लेनर होने की वजह से रिजोनेंस नेवर अकर, रिजोनेंस, रिजोनेंस नेवर अकर इन नॉन प्लेनर। रिजोनेंस कभी नॉन प्लेनर में होता ही नहीं है। रिजोनेंस जब भी होता है तो प्लेनर में होता है। तो इसमें रिजोनेंस होने का कोई चांस ही नहीं है। हमें दिखता है कि रिजोनेंस होता है लेकिन रिजोनेंस नहीं होता है क्योंकि नॉन प्लेनर है। और जब रिजोनेंस नहीं होगा तो ये हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। तो दिस वन इज नॉन एरोमेटिक क्योंकि रिजोनेंस ही नहीं है। एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में एटलीस्ट रिजोनेंस तो होता है। तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। एंटी में भी रिजोनेंस होता है, ध्यान देना इस चीज को। एरोमेटिक में, एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में और नॉन एरोमेटिक में इसमें रिजोनेंस होता है। सिंपल से याद रखने का, इसमें रिजोनेंस होता है, इसमें भी रिजोनेंस होता है, लेकिन इसमें रिजोनेंस नहीं होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन, हकल्स रूल के अकॉर्डिंग इतना इलेक्ट्रॉन चलता है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 का टेबल याद रखना है, 12 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन ये। और जब इसमें रिजोनेंस, जब ये दोनों नहीं है तो फिर हम नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। जब ये दोनों नहीं है तो हम नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जाने की जरूरत ही नहीं है। जहां रिजोनेंस नहीं है वहां नॉन एरोमेटिक है, सिंपल सा बात है। दोनों में तो रिजोनेंस होना चाहिए, इसमें रिजोनेंस होता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे आगे। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बात क्यों करेंगे? सिंपल सा बात है कि रिजोनेंस हम पहले देखा करते हैं। तो रिजोनेंस हो रहा है तो 2 होगा, या तो एरोमेटिक होगा या तो एंटी होंगी। लेकिन एरोमेटिक के पास इतना इलेक्ट्रॉन रहता है और एरोमेटिक एंटी के पास इतना इलेक्ट्रॉन रहता है। नॉन एरोमेटिक में रिजोनेंस होता ही नहीं है। सिंपल सा बात है। इस स्ट्रक्चर में देखने में लगता है ऐसा, और मैं तुम्हें लिखवाया था एक्सेप्शन में करके, एक्सेप्शन बोलो या लॉजिक बोलो, ये नॉन प्लेनर है इसलिए रिजोनेंस नहीं होता है। क्योंकि रिजोनेंस जब भी होता है वो प्लेनर में होता है। ठीक है, तो याद रखना, जब एसिटाइलिन को हम निकेल NiCN, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, NiCN होल ट्वाइस, ठीक है, के प्रेजेंस में हम करेंगे तो 8 मेंबर हमें रिंग बनाएगा ये। और वहीं पर हम रेड हॉट कॉपर में करते तो हमारा बेंजिंग रिंग बनता जो कि एरोमेटिक है वो। तो ये ध्यान रखने का। नेक्स्ट है हमारा लीनियर पोलीमराइजेशन। ये साइक्लिक पोलीमराइजेशन था, एक होता है लीनियर पोलीमराइजेशन। लीनियर पोलीमराइजेशन, लीनियर पोलीमराइजेशन, इसमें हम लिखेंगे व्हेन इथाइन इज पास्ड थ्रू Cu2Cl2 solution
ये सब ध्यान में रखने का है, ठीक है, ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है। containing NH4Cl linear polymerization occur, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां हमने लिया Cu2 Cl2 और NH4Cl, ठीक है, तो ये हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर फर्दर हम CH मिलाए, जितना हम मिलाएंगे उसके अकॉर्डिंग बनता जाएगा, ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2, ये डायरेक्ट याद रखने का। इसको डायरेक्ट याद रखने का। ये लीनियर पोलीमराइजेशन है और इससे पहले हमने साइक्लिक पोलीमराइजेशन बताया था आपको। हो गया, लिख लिए। तो लीनियर पोलीमराइजेशन और साइक्लिक पोलीमराइजेशन डायरेक्ट ध्यान में रखने का दोनों को। नेक्स्ट है आइसोमेराइजेशन, ये जितना भी लिखवा रहा हूं डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखने का। आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन, ठीक है, CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH है। अगर यहां पर हम एल्कोहलिक KOH और यहां पर THF और थोड़ा सा हीट कर दें तो ये CH3 C और H3, ठीक है, ये आइसोमेराइज हो गया। देखो ट्रिपल बॉन्ड वहां से यहां चला आया, तो इसको डायरेक्ट याद रखने का। ये आइसोमेराइज हो गया, ट्रिपल बॉन्ड यहां से यहां चला गया, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया है। चलो, ये तीन चार चीजें याद रखने का डायरेक्ट। अब हम तुम्हें कुछ लॉजिकल चीजें बता रहे हैं, किसमें, एल्काइन में। तो लॉजिकल चीजें में ध्यान देना, वहां से लिखते चलना। हम लॉजिकल चीजें कुछ बात करेंगे यहाँ पे। जैसे यहां पर ध्यान देना, HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है, और यहां पर हमने लिया CH3ONA, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये वाला माइनस वाला पार्ट, ये सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट है, और ये किससे मिलके बना होगा, CH3OH से और NaOH से, ये दोनों एक एसिड और एक बेस मिलके ये सॉल्ट बना होगा। अब ये क्या है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ध्यान देना, बार बार ये एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करता है। ये एसिडिक हाइड्रोजन है। जब ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसको ये निकालने की कोशिश करेगा, तो निकालने की कोशिश करेगा तो ये यहां से निकाल देगा, और यहां पर हो जाएगा क्या, माइनस होगा, तो यहां सोडियम अटैच हो जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, CH3O माइनस था, H अटैच कर लिया इसने, ठीक है, तो इसने यहां पर H अटैच कर लिया है। अब ध्यान देना आगे रिएक्शन कैसे देगा।
अब आगे रिएक्शन मान लो यहां पर दिया हुआ H C डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो आगे का जो रिएक्शन प्रोसीड होगा, अब क्या होता है, ये जो पार्ट है एक अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है, दिस वन इज गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव दिख रहा है, उसको पार्शियल पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो माइनस वाला पार्ट है इस पार्ट पे अटैक करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये वाला वो यहां से टूट जाएगा, वहां माइनस और यहां प्लस क्रिएट हो जाएगा, और ये वाला माइनस वाला पार्ट यहां आके लग जाएगा, तो C और ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये माइनस इसका कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहां से हट जाएगा क्योंकि वहां पर बॉन्ड बना चुका है। अब ये करने के बाद हम अगर इसको हम यहां पर आके सोडियम भी अटैच हो जाता है, क्योंकि सोडियम पे यहां प्लस होता है, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन। अब यहां से हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, वाटर में डाल देते हैं, तो जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये वाला पार्ट यहां से चला जाता है और यहां बन जाता है C, और यहां OH हो जाता है, और यहां H, और यहां ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है, तो यहां पर पहले से ऐसा ही हो जाता है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये हमारा बनता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोपनाइनॉल, इसको हम बोलते हैं प्रोपनाइल, प्रोपाइलनॉल, ठीक है। तो इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां से देखो, क्योंकि बार बार रिएक्शन आगे करवाएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट पार्ट, और यहां पर इसने सॉल्ट यूज किया है, यहां पर एसिड भी यूज कर, बेस भी यूज करता तो चलता, यहां पर बेस भी यूज करता तो चलता। अब यहां पर ध्यान देना, CH3OH और यहां NaOH से मिलकर बना हुआ है, तो ये वीक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये इसका कॉन्जुगेट वीक एसिड है, ये वीक एसिड का काम करने लगेगा। Na+ एक्ट एज ए वीक एसिड और दिस वन इज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि आयनिक में ये हमें पढ़ना होता है कि एसिड का जो कंजुगेट बनता है, अगर वीक एसिड है तो उसका जो कंजुगेट बनता है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसका जो कंजुगेट होगा Na+, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका वीक कंजुगेट एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखने का। अब ये पार्ट जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करेगा, और यहीं से सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहां से यहां निकालने की कोशिश करेगा, ये सोडियम प्लस यहां माइनस पे अटैच हो जाएगा। अब क्या होगा, ये अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर ये रिएक्शन में उसको दिखेगा, कंटेनर में दिखेगा, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होता है। जब हम एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा वहां पर हम देखेंगे यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव की वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, तो यहां अटैक करेगा तो यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ O- हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए यहाँ सोडियम अटैच हो जाएगा, हम जब हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो यहाँ OH हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दो रिएक्शन हुआ है, क्या क्या रिएक्शन हुआ है, एक तो यहाँ बॉन्ड टूटा था पहले, तो बॉन्ड टूटा था तो यहाँ एडिशन रिएक्शन हुआ है, और फिर यहाँ पर एक आगे ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसमें एडिशन भी हुआ है और सब्स्टिट्यूशन भी हुआ है। इसको हम यहाँ जो जुड़ता है उसको हम SNTH बोलते हैं, आगे हम नाम देंगे। तो यहाँ एडिशन भी हुआ है क्योंकि बॉन्ड टूटा है, और ये सब्स्टिट्यूट भी हुआ है, तो इस रिएक्शन में एडिशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों देखने को मिल रहा है। तो ऐसे केसेज में एल्डिहाइड कीटोन में ऐसा रिएक्शन हमें बहुत देखने को मिलता है। ये पार्ट समझ में आया क्या क्या हो? ये मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि एसिडिक हाइड्रोजन जो है ये यहां पर अगर सॉल्ट बेस लेता है तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को ये बेस निकालेगा, यहां से बेस निकालेगा तो एक अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। अब यहां से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा,
यहां से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और यहां से रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक मारेगा, तो आगे का काम प्रोसीड हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर दे दूं CH3C डबल बॉन्ड O H और CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, अब मुझे यहां पर एक बात बताओ, ABC है, ठीक है, ABC है। अब जब ये अटैक कर रहा था इस पे, तो मुझे बताओ कहां रिएक्शन फास्ट देगा, ए में देगा या बी में देगा या सी में देगा, यहां से यहां देख के बताओ कहां पर रिएक्शन फास्ट देगा, ए में देगा या बी में देगा या सी में देगा। चलो, श्रेयस यादव सी, शोएब ए, सिद्धार्थ CBA, सोहम ABC, सिद्धि ए, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ABC। अब पूछो क्यों, तो इसका हम आगे सीखेंगे, बहुत आसान है चीज। ये माइनस है, ये माइनस है, अब ये कहां ढूंढता हुआ जाएगा, जहां पर उसको माइनस को कहां चाहिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है वो किस एरिया में अटैक मारेगा, जिस एरिया में गरीबी ज्यादा है, याद रखना एक वर्ड मेरा, गरीबी जहां ज्यादा है, तो ये वहां अटैक मारेगा जहां गरीबी ज्यादा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच कभी भी इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक कभी नहीं करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, तो कहां अटैक करेगा, जहां गरीबी होगा, याद रखना है, बार बार एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, जहां गरीबी होगी, गरीबी मतलब जहां पॉजिटिव ज्यादा होगा। अच्छा, ये पार्ट और ये पार्ट तीनों में तो सेम था, अब यहां पर पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो रहा था, पार्शियल पॉजिटिव, इसी को तो गरीबी बोलते हैं ना, वहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा इसमें नहीं, यहां पर ये यहां हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कहां होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए दो मिनिमम क्या चाहिए, दो मिनिमम क्या चाहिए, या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन चाहिए, यहां पर एक ही ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन कहां है, ठीक है। तो यहां पर हमें देखना है गरीबी, तो गरीबी यहां पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, अब देखेंगे ग्रुप, यही ग्रुप हमें डिसाइड करेगा क्या होगा। तो देखो यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है, ये जो CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस I है ये, तो इसको गरीबी कहां कर रहा है, इसको तो और इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है कि तुम लो, हमें गरीबी चाहिए, यहां पर देने वाला एक है, हम यहां स्टेबिलिटी नहीं चेक कर रहे हैं, यहां पर हमें गरीबी चेक करना होगा, और यहां पर देने वाला कोई भी नहीं, इसका मतलब सबसे ज्यादा गरीबी यहां है, सबसे ज्यादा गरीबी यहां है, इसलिए तुरंत इस पर अटैक मारेगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो यहां पर गरीबी यहां ज्यादा है, तो इसीलिए ए का रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा है। तो याद रखना, कभी भी कीटोन से ज्यादा रिएक्शन एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ये सब चीजें हम जानेंगे कब, जब हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ने लग जाएंगे, तब वहां बार बार गरीबी आएगा, पहला बार ऐसा वर्ड आया गरीबी, इसी में SN-TH मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो SN-TH समय के साथ बताएंगे, बट यही है SN-TH, थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करके बताएंगे। तो याद रखना, जब जब ऐसे केसेज में कार्बोनाइल कंपाउंड में रिएक्शन जब होगा तो गरीबी देखा जाता है कि यहां पर गरीबी कहां है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहां है, जहां कमी होगा वहीं अटैक मारेगा, ठीक है। और ऐसे केस में हाइड्रोजन वगैरह नहीं देखा जाता कि स्टेबिलिटी, रिएक्शन का रिएक्टिविटी देखा जा रहा है। तो एक न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे, इलेक्ट्रोफाइल पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एकदम बिल्कुल गरीब होना चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कोई देने वाला नहीं है। अगर यहाँ Cl होता तो और अटैक फास्ट होता, क्यों, क्योंकि उसके पास Cl क्या करता है, खींचने का काम करता। इसको लिख भी लेना, इसीलिए एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। और एल्कीन और एल्काइन में एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन, क्योंकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है और एल्कीन में डबल बॉन्ड है। तो लिख लेना नोट डाल के, एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन और एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन।
हम कैसे जानेंगे कि स्टेबिलिटी कहाँ चेक करना है और गरीबी कहाँ चेक करना है? सिंपल सा बात है, रिएक्टिविटी जानना है, रिएक्टिविटी जानना है। अब मान लो, चलो लेते हैं किसी का, श्रेयस यादव का डाउट है कि सर हम कैसे जानेंगे कि कहां पर गरीबी चेक करना है, कहां पर रिएक्टिविटी चेक करना है? सिंपल सा बात है, देखो कैसे। मान लो हमने रिएक्शन लिखा, ठीक है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH, और यहां पर CH2 और ये Cl है, ठीक है, और यहां पर CH3 CH2 और यहां पर CH2 Cl है, ठीक है। अब यहां पर अटैक हो रहा है, कहां अटैक हो रहा है? मान लो एल्कोहलिक KOH का अटैक हो रहा है, एल्कोहलिक KOH का अटैक हो रहा है, और यहां हीटिंग है। मतलब कुल मिला के ये है कि ये बॉन्ड यहां से निकलेगा, या ऐसा कर लेते हैं वाटर का अटैक करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, H2O का अटैक करवाते हैं। अब ये बॉन्ड टूटेगा, तो टूटने के बाद ये बनेगा, क्योंकि ये टूटेगा तो पहले ये बनेगा। अब जब बनेगा CH2 प्लस बने, अब इसके ऊपर वाटर अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करेगा, इसके ऊपर OH माइनस अटैक करेगा। अच्छा, तो इस केस में अटैकिंग होने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बना, हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ OH लग गया, सेम टू सेम हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बन गया, ठीक है। हालांकि ये 1 डिग्री है, बीच में कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी का। तो यहां से यहां जाना RDS है, दिस वन इज RDS, यानी यही रेट को बताएगा। अब बताओ A में और B में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो हम बोलेंगे A है। तो यहां पर देखने से समझ में आ रहा है कि यहाँ रिएक्टिविटी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये जो स्टेप है वो डिसाइड करने वाला है। यानी यहां पर स्टेबिलिटी हमें जितना ज्यादा होगा उतना ही रिएक्शन, उस हमने बोला था उस मैदान में लड़ने कौन पहले आएगा? जो यहां से यहां जल्दी आएगा। तो इस केस में हमें समझ में आ जाता है कि हमें अटैक यहां पर स्टेबिलिटी चेक करना है। अच्छा, जब हमसे पूछा जाएगा, ये धीरे धीरे समझ में और आ जाएगा, जब हमसे पूछा जाएगा कि एक न्यूक्लियोफाइल, जैसे यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल है HC, अभी बहुत सारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, HC और C माइनस, दिस वन इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? अच्छा, तो अब मुझे बताओ, यहां से यहां जाना सबके लिए तो सेम था, इस कंटेनर में सेम था, इस कंटेनर में सेम था, इस कंटेनर में सेम था। तो यहां से यहां जाना ये थोड़े डिसाइड करेगा कि किस में फास्ट जा रहा, सब में सेम जाएगा, क्योंकि सब में रिएक्शन यहां से यहां प्रोसीड होगा। अब इसको अटैक करना है यहां, अब इसको अटैक करना है यहां, अब इसको अटैक करना है यहां। अब अटैक करने में जो गरीबी जहां दिखेगा, क्योंकि उसको बनना नहीं है ना, यहां से यहां आना नहीं है उसको, अब डायरेक्ट अटैक करेगा। यानी कि सर बन के आ रहा है बीच में, इंटरमीडिएट में बन कर, इंटरमीडिएट थोड़े ना है, ये तो इंटरमीडिएट में बन रहा है। तो इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के लिए हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं, जहां इंटरमीडिएट में बनता है कार्बोकेटाइन वगैरह, वहां हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ इंटरमीडिएट में नहीं बन रहा है, यहाँ ऑलरेडी कंटेनर में है। अब इसको बस केवल अटैक करना है, अटैक करेगा तो जहां गरीबी देखेगा, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है, यहाँ गरीबी ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन खींच लिया है और देने वाला नहीं है। यहाँ गरीबी थोड़ा कम है, क्योंकि ऑक्सीजन तो खींच रहा है लेकिन CH3 प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ गरीबी और कम है, क्योंकि यहाँ देने वाला दो लगे हैं। तो यहाँ गरीबी में सबसे पहले नंबर 1 पे ये है, इसका मतलब यहाँ जल्दी से अटैक मारेगा, एक माइनस एक प्लस की तरफ तुरंत अटैक मारेगा ये। और ये यहाँ गरीबी कम है, यहाँ गरीबी थोड़ा ज्यादा है, और ज्यादा है, इसीलिए ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। और एल्डिहाइड में भी ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहां पर हमें समझ में आ जाता है कि कब हमें रिएक्टिविटी चेक करना होता है और कब हमें गरीबी चेक करना होता है। मेन पॉइंट है दोनों। ये धीरे धीरे एल्डिहाइड कीटोन में आएगा। तो जब तुम इंटरमीडिएट बनाओगे, क्योंकि यहां इंटरमीडिएट नहीं बना रहे हो, अब डायरेक्ट अटैक करवा रहे हो, जब इंटरमीडिएट बनाओगे वहां पर स्टेबिलिटी चेक करोगे, और जब डायरेक्ट अटैक होगा वहां गरीबी चेक करोगे। ये क्लियर हो गया?
श्रेयस यादव, एक क्लियर हुआ कहां पर हमें स्टेबिलिटी चेक करना है, कहां पर गरीबी चेक करना है। तो जहां पर डायरेक्ट अटैक करवाना है, यहाँ इंटरमीडिएट में थोड़े बना रहा हो, ये तो बन रहा है। बनने का स्पीड तीनों कंटेनर में क्या होगा, सेम होगा। इस कंटेनर में, इस कंटेनर में, इसको बनने का स्पीड सेम होगा। अब अटैक करना है, अब अटैक में गरीबी देखना है, कहां गरीब है, फास्ट मारेगा अटैक। अगर डोनेटिंग हो तो, डोनेटिंग यहां पर देने वाला है तो और गरीबी कम हो जाएगा ना। गरीबी देखना है तो माइनस आए, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए। हो गया ये। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ जो हमने आपको एल्काइन में पढ़ाया है, तो हमारा पर्पस ये है बताने का, इसमें ये विशेष रिएक्शन बताने का हमारा पर्पस ये है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि sp है, ये हाइब्रिडेशन sp है, इसमें 50% s करेक्टर, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन है ये, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग नाइट्रोजन के बराबर हो जाता है, इसीलिए एसिडिक है। तो कहने का मतलब है एसिडिक में यहां से हाइड्रोजन को जब निकाल दिया जाता है तो ये अच्छा खासा एक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। तो यहां से जब न्यूक्लियोफाइल बनता है तो हम बार बार अटैकिंग देखेंगे। तो ये अटैक यहां करेगा, ये अटैक यहां करेगा, एल्डिहाइड कीटोन में बहुत अटैकिंग आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा पर्पस ये था कि एक एल्काइन को अच्छा खासा एक न्यूक्लियोफाइल बनाया जा सकता है, क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। हमने आपको याद है NaNH2 सोडियम अमाइड एक अच्छा बेस है, सोडियम अमाइड इज ए गुड बेस, और वहां पर ये अटैक करके जोड़ भी रहा था। चलो एक रिएक्शन आप कराओ, मैं दे रहा हूं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, पहला रिएक्शन है NaNH2 सोडियम अमाइड, इट इज ए गुड बेस। हर रिएजेंट का काम याद रखना, इट इज ए गुड बेस। सेकेंड है CH3 डबल बॉन्ड O, सॉरी CH2O डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O। और थर्ड है इसमें H3O प्लस। H3O प्लस मतलब हाइड्रोलाइसिस। चलो जल्दी से रिएक्शन बनाओ। और यहां पर है ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, मतलब यहां गरीबी देखा करेंगे। तो जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ इसका। क्योंकि घूम फिर के कहीं ना कहीं फिर से एल्डिहाइड कीटोन में फिर से आएगा रिएक्शन। प्रोडक्ट बनाओ इसका जल्दी। हो गया रिएक्शन। चलो पहले ये क्या काम करेगा, एक गुड बेस का काम करेगा। तो यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन इसको दिख रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है। तो पहले क्या कर लेगा, उसको एसिडिक हाइड्रोजन को वहां से निकाल देगा ये। अच्छा, इस रिएक्शन में ये बनना ये डिसाइड नहीं करेगा स्पीड को। इस रिएक्शन में ये बनना इस रिएक्शन के स्पीड को डिसाइड नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, अब पहला वाला स्टेप हमारा हो चुका है, यहाँ पर सोडियम अटैक हो जाएगा, हमारा ये न्यूक्लियोफाइल बनेंगे यहाँ। तो हमने पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल तैयार किया।
हमने पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को प्रिपेयर किया। अब हम दूसरे स्टेप में जा रहे हैं। दूसरा स्टेप में हमारा है C डबल बॉन्ड O और यहाँ H और H है। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पार्शियल निगेटिव है क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल अपना काम यहाँ करना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ O माइनस हो जाएगा और यहाँ H प्लस और यहाँ जुड़ जाएगा, ये माइनस इस प्लस के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ C एक और है CH3, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। अब बनने के बाद ये स्टेप बना हमारा। ये स्टेप में बाद अब क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस यहाँ H3O प्लस है, मतलब H प्लस यहाँ से देगा, H प्लस देगा तो ये OH बन जाता है। मैं इसको थोड़ा लीनियर टाइप का लिख दे रहा हूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और COH और यहाँ H और यहाँ पर एक H। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब यहां समझना, यहां लिखना बॉन्ड एनर्जी। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में इतना एनर्जी लगता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ने में इतना एनर्जी लगता है। यानी सिग्मा को तोड़ने में इतना, और एक सिग्मा है और एक पाई है, तो सिग्मा को तोड़ने में 347, तो बाकी जो बचेगा उसको तोड़ने में कितना लगेगा, पाई को तोड़ने में लगेगा। यानी सिग्मा को लगेगा 347 किलो जूल, तो पाई को लगेगा 264 किलो जूल। हम जानते भी पाई वीक होता है, तो यहाँ एनर्जी कम दिया गया है। ये कहाँ समझ में आया, क्योंकि सिग्मा को तोड़ने में इतना लग रहा है और यहाँ सिग्मा और पाई को तोड़ने में इतना लग रहा है। इसका मतलब सिग्मा को तोड़ने में इतना लगेगा और बाकी जो बचेगा पाई को तोड़ने में लगेगा। अब ट्रिपल में हम देखेंगे कि ट्रिपल में तोड़ने में 837 किलो जूल लगता है। इसका मतलब सिग्मा को तोड़ने में 347 लगेगा और पाई को तोड़ने में अलग अलग लगता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। पाई 1 है और पाई 2 है, यानी दो जो पाई है वो दोनों पाई को तोड़ने में इक्वल एनर्जी नहीं लगता है। एक जो पहला वाला पाई है उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा और दूसरा वाला पाई को तोड़ने में थोड़ा उससे कम एनर्जी लगेगा। यानी पाई पाई में, अब याद होगा आपको पाई पाई में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे तो हम आपको बताया था मैंने 2p पाई और 2p पाई, ये स्ट्रॉन्ग होगा 2p पाई और 3p पाई, या 2p पाई p पाई और p पाई p पाई, p पाई d पाई। तो ये जो पाई बनता है ये अलग अलग ओवरलैपिंग से बनता है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा p पाई d पाई से। अगर यहाँ नंबर अलग अलग है तो दिस वन इज मोर स्टेबल, 2p पाई ज्यादा स्टेबल है। तो कहने का मतलब है पाई जो है उसको इक्वल एनर्जी नहीं लगता है, वो डिपेंड करता है ओवरलैपिंग पे कि उसने ओवरलैपिंग कैसे करवाया है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है कि वो बॉन्डिंग कैसा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिग्मा को तोड़ने में इतना और सिग्मा और पाई को तोड़ने में इतना, तो सिग्मा को इतना हो गया और बचा हुआ पार्ट पाई हो गया। तो पाई को तोड़ने में कम एनर्जी, तो पाई वीक भी होता है इसलिए आसानी से टूट भी जाता है। और यहाँ पर टोटल एनर्जी इतना लगता है तीनों को तोड़ने में, इसीलिए कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि तीनों को तोड़ने में इतना एनर्जी लगा। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इसको तोड़ने में इतना एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन इसको तोड़ने में इतना ही एनर्जी देना पड़ेगा और भी एक सिग्मा के उल्ट पाई के उल्ट टूटेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्कीन एज कंपेयर टू एल्काइन। तो यहाँ एक सिग्मा को तोड़ने में इतना, एक पाई को तोड़ने में इतना और एक पाई को तोड़ने में, अब तुम बोलोगे सर दोनों पाई को अलग अलग क्यों, ये डिपेंड करेगा ओवरलैपिंग पे। ओवरलैपिंग किस टाइप का हुआ है, पी पाई हुआ है या पी पाई डी पाई हुआ है, कैसा ओवरलैपिंग हुआ है, डिपेंड अपॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ये आपका ओवरलैपिंग का मतलब बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू है, बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू है ये। ठीक है, तो लगभग हमने आपको वो वाला बता दिया कैसे रिएक्शन करना है। ओजोनोलाइसिस तो हो ही गया हमारा,
ओजोनलाइसिस में सिंपल है, डबल बॉन्ड को उसको तोड़ना है और उस पर लगा देना है। ज्यादा जो होगा वो रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस कर ओजोनलाइसिस होगा। तोड़ना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। तो ये रिएक्शन हमारा लगभग एंड हो गया है। ठीक है, अब मैं एक शॉर्ट नोट्स बना दूंगा जहां पर एल्कीन में और एल्काइन में हमारा रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो थोड़ा सा आप रिवाइज करके आओगे क्या जो हमने जीओसी में पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया जीओसी में, कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछता है कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, कहाँ रिजोनेंस हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कहाँ मिजोमेरिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स पे और रीच हो रहा है, निगेटिव कहाँ ज्यादा हो रहा है। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान में रख के आओगे। क्या पहला आप स्टडी करके आओगे एरोमेटिक, थोड़ा सा रिवाइज करके आओगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्योंकि ये 11 का लास्ट टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन का लास्ट टॉपिक एरोमेटिक। दिस वन इज क्या है, ये बहुत लॉजिकल है ये और क्वेश्चन इससे आता है। दूसरा आप इसको ध्यान में रख के आओगे कि यहाँ जो बेंजीन ग्रुप पे ग्रुप लगा होता है तो कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर डोनेटिंग है तो उसका पोजीशन कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, ऑर्थो पे है, पैरा पे है, मेटा पे है। और अगर पोजीशन पे भी है तो इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन रीच कहाँ हो रहा है, ज्यादा रीच कहाँ है, किस पोजीशन पे है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर रहा है तो उसका पोजीशन कहाँ है, किस पोजीशन से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ऑर्थो से, पैरा से, मेटा से। अगर उसमें भी करता है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट किस पोजीशन पे होगा, क्योंकि इसका यूज हम अटैकिंग में करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो अपना पोजीशन पहले डिसाइड करेगा कि हमें ऑर्थो पे करना है कि मेटा पे करना है कि पैरा पे करना है, वो ऑर्थो डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है कि पैरा डायरेक्टिंग है। तो जो हमने ये सब चीजें जीओसी में पढ़ाया, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मिजोमेरिक आप याद रख के आओगे। प्लस एम कौन है और माइनस एम कौन है, माइनस एम कौन है और प्लस एम कौन है। ठीक है, और थोड़ा सा और तीसरा पॉइंट याद रख के आओगे, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आप इस चीज को थोड़ा सा समझ के आओगे कि एक रिंग में अगर डबल सिंगल डबल है तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स का ओवरलैपिंग कैसे हुआ है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे बने हुए हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे फॉर्म होते हैं, एक बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे बना हुआ है। तो 3 पॉइंट आप करके आओगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, फिर हम इसका मैकेनिज्म बताएंगे, फिर ऑर्थो पैरा उसके बाद डायरेक्ट उसके बाद बताएंगे। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक एरोमेटिक। ये सब चीजें आप करके आना कल। ओके, थैंक्स टू ऑल।